नमस्ते, हमारे चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 1, जिसके अंतर्गत हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां, हिंदी के विविध रूप की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, पश्चिम में खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, उत्तर में कुमाऊनी, गढ़वाली तथा दक्षिण में दक्खिनी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। कौन सी है? तीसरी। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे पहली भाषा कौन सी है जो सबसे अधिक बोली जाती है? वो है, कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी भाषा। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे मान्यता नहीं मिल पाई। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हिंदी का क्षेत्र संपूर्ण भारत है। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां इस प्रकार है। कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी की? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और बोलियां कितनी हैं? कुछ विद्वान 18 बोलियां मानते हैं और कुछ विद्वान 17 बोलियां मानते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, टुंडाणी भी बोलते हैं इसको, मेवाती, मालवी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का विकास चौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्न प्रकार से हैं। कौन सी है पश्चिमी हिंदी की बोलियां? सबसे पहले है खड़ी बोली। इस बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, बोलचाल की हिंदी की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि नाम दिए गए हैं तथा इसका दूसरा व सही नाम क्या है? कौरवी है। यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला के पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। ध्यान रखना कहाँ कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला के पूर्वी भाग में तथा पटियाला के पूर्वी भागों में। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती है। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया। किसने किया है सर्वप्रथम इस बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग? अमीर खुसरो ने। 16वीं 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा व अवधी का आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है।
जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी सबसे खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध रचित प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली की विशेषताएं। खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। कैसी बोली है खड़ी बोली? आकार बहुला। पश्चिमी हिंदी को कैसे बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, आकार बहुला और ओकार बहुला। इसमें क्या है, जो खड़ी बोली है वो कैसी है? आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांश तो आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे माता, पिता, हथौड़ा आदि। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे करता, करता, बेटा, गाड़ी आदि। खड़ी बोली में मूर्धन्य लौ का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि। खड़ी बोली में मानक हिंदी में नौ भौ के स्थान पर क्रमशः ण और ब का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, आना, अभी, कभी, कभी के लिए कभी आदि। हरियाणवी को हरियाणी या बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया। किसने दिया है हरियाणवी को बांगरू नाम? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हरियाणा प्रांत पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव आदि तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में अहीर तथा जाटों की बाहुल्यता है, इस कारण हरियाणवी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। अब है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रज भाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ गोस्थली, जहाँ गाय रहती है, होता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली का ए तथा ओ ब्रज भाषा में ऐ तथा औ हो गया। शौ पेटकटा सौ में से ब्रज में सौ की प्रधानता है। मानक हिंदी में नौ ध्वनि ब्रज में 9 रूप में मिलती है, जैसे गणेश को क्या कहेंगे? गणेश। इसी प्रकार ड़ तथा लौ ध्वनियाँ ब्रज में रौ ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे थोड़ा के लिए क्या कहेंगे? थोरो, बिजली के लिए बिजूरी आदि। सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा में निम्न का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में क्या प्रयोग करेंगे? मैं, हूँ, मोरो, मोही, मुझ, हमारो। मध्यम पुरुष में तू, तेरो, तुझ, तोही, तुम्हारो। अन्य पुरुष में इह, उह, इन, जोई और सोई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा में बहुवचन में अन, अनि प्रत्ययों का प्रयोग बहुतायत में होता है, जैसे छोरो के लिए छोरनी, लड़का को लड़कानी आदि। मानक हिंदी में नकारांत क्रिया रूप ब्रज में नोकारांत रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चलना की जगह क्या कहेंगे? चलनो, दौड़ना, दौड़नो आदि। अब है बुंदेली। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसकी बोली को बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा पश्चिमी भाग तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद तथा और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है बुंदेली भाषा? उत्तर प्रदेश के झांसी में, उरई में, जालौन, हमीरपुर और बांदा के पश्चिम भाग में, मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग में बोली जाती है।
बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेस, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर भट्ट आदि है। कौन कौन से कवि है बुंदेलखंड क्षेत्र के? तुलसीदास बुंदेलखंड के हैं, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेस, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर भट्ट आदि हैं। बुंदेली पर ब्रज तथा अवधी का प्रभाव है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण व्यंजनों का अल्पप्राणीकरण हो जाता है, जैसे नहीं के लिए नई हो जाएगा, दही के लिए दई, कहीं, कई, सुधो को सुदो आदि। इसमें शब्द के बीच से रौ का लोप हो जाता है। बुंदेली औकार बहुला है, जैसे तुम्हारा को तुमाओ, आओ, गाओ, बैठो आदि। बुंदेली में कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप बदल जाते हैं। क्रमशः को का खो तथा के लिए के लाने हो जाता है। संख्यावाची शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे 11 को क्या कहेंगे? 11 को गहरा, बहरा मतलब 12 को बहरा आदि इसका प्रयोग होता है। अब है कन्नौजी। यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है कन्नौजी? कानपुर में बोली जाती है, हरदोई में, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी का विकास शौरसैनी प्राकृत की पांचाली प्राकृत से हुआ है। इस कारण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली भी कहा है। कन्नौजी को किसने कहा है? शौरसैनी प्राकृत की पांचाली प्राकृत से हुआ है इसका विकास, और इस कारण इसका आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे क्या कहा है? पांचाली। कन्नौजी को क्या कहा है? पांचाली। कन्नौजी ओकारांत प्रधान बोली है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता है, जैसे और को और, कौन को कौन आदि। इसकी ध्वनियों में बीच में ह का लोप हो जाता है। अंततः अल्पप्राण महाप्राण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सात को सात, हाथ को हाथ आदि। यौ के स्थान पर जौ का प्रयोग होता है, जैसे यमुना को जमुना, यस को जस आदि। वौ के स्थान पर बौ का प्रयोग होता है, वर को क्या कहेंगे? बर आदि। कन्नौजी में स्वरों के मुख्यतः अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे भौजाई को भौजाई, जुआ को जुआ आदि कहेंगे। अब है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हमने पढ़ ली है, अब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्न हैं। कौन कौन सी बोलियां पूर्वी हिंदी की? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अवध की बोली अवधी है। कहाँ की बोली है अवधी? अवध। अवध प्रांत के अंतर्गत लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली आदि जिले आते हैं। इसमें हरदोई जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अवधी बोली जाती है। ब्रज भाषा के पश्चात अवधी ही साहित्य की दृष्टि से समृद्ध रही है। अवधी को पूर्वी तथा कौशली भी कहा जाता है। अवधी में पर्याप्त मात्रा में साहित्य सृजन हुआ है। तुलसीदास का रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। जायसी का पद्मावत, ये भी अवधी भाषा में है। कुतुबन की मृगावती, ये भी अवधी भाषा में है। लालदास की जानकी रामायण, ये भी अवधी भाषा में है। नाभादास की भक्तमाल, अग्रदास की ध्यान मंजरी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली आदि अवधी के प्रमुख कवि व साहित्यकार रहे हैं। अवधी की विशेषताएं। अवधी में ऐ के स्थान पर ऐ तथा अव के स्थान पर औ रूप, अव का उच्चारण अव रूप में होता है। जैसे कैसा को कैसा, पैसा को पैसा, औरत को औरत। शब्दांत में आने वाली ध्वनि वो निश्चित रूप से ऊ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे नाव, नाव, भाव को भाव, गाँव को गाँव। अवधि में अकारण रौ का आगमन होना, जैसे पसंद को परसंद, वियोग को विरोग।
अंतस्थ व्यंजन य और व यदि किसी संयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से जुड़े हो तो अवधि में य के स्थान पर या व के स्थान पर उआ परिवर्तन देखा जाता है। जैसे गवाल को क्या कहेंगे, गुआर, यार को सियार, द्वार को दुआर, यार को पियार। शब्द के आरंभ में और शब्द के मध्य में आने वाली ई अथवा ह में परिवर्तित हो जाती है। जैसे रईस को क्या कहेंगे, रॉ ई का क्या हो जाएगा, ह। रईस को रहीस, इच्छा को हिच्छा, हईस को सहीस, सईस को सहीस। कुछ ध्वनि परिवर्तन इस प्रकार है, जैसे णौ का नौ हो जाएगा, गुण की जगह क्या कहेंगे, गुण। कौ का गौ हो जाएगा, भक्त की जगह भगत। लौ का रौ हो जाएगा, मतलब भाल क्यों, अगर भाल कहना है तो भार कहेंगे। यौ का जौ हो जाएगा, योग को जोग कहेंगे। पेट का शौ का खौ हो जाएगा, जैसे भाषा की जगह क्या कहेंगे, भाखा। वौ का बौ हो जाएगा, वर्षा का वर्षा। अवधि में अधिकांश शब्द वकारांत होते हैं, जैसे जगदीशवा, घोड़वा आदि। कैसे है, वाकारांत शब्द है, वा का प्रयोग हो रहा है इसमें। कारक रचना की दृष्टि से विभिन्न कारकों में जहाँ अवधि में अपने पर सर्ग है, वहीं कर्ता कारक में चिन्ह ने का विलोपन होता है। जैसे उसने खाया तो क्या कहेंगे, ऊ खाइल, अवधि भाषा कहेंगे। अब है बघेली। बघेली बुंदेलखंड की बोली बघेली कहलाती है। बघेलखंड की, बघेलखंड में बघेल राजाओं का राज्य था, जिनकी राजधानी रीवा थी, अतः इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त यह जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, दमोह, नागौर, सतना, शहडोल, मेहर में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है बघेली बोली, जबलपुर में, मांडला में, हमीरपुर में, मिर्ज़ापुर, बांदा, दमोह, नागौर, सतना, शहडोल, मेहर। अब है बघेली की उपभाषाएं, बघेली की विशेषताएं। ठीक है, वौ का बौ हो जाता है, जैसे आवा, अवधि में क्या था, आवा हो जाएगा, आबा का आवा हो जाएगा, और बघेली में आबा हो जाएगा। आदिवासियों की शब्दावली की बहुलता है इसमें। विशेषण के स्थान के साथ हा प्रत्यय का प्रयोग, जैसे कमहा, सुंदरहा आदि। अब है छत्तीसगढ़ी। यह भाषा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, रायपुर में बोली जाती है, बिलासपुर में बोली जाती है, रायगढ़ में, दुर्ग में, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया। इस बोली में साहित्य ना के बराबर है। इसमें शब्दों के महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति होती है, जैसे जन को क्या कहेंगे, झन आदि। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है मारवाड़ी। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में की बोली मारवाड़ी है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप जैसे अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर व जैसलमेर में भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, और अजमेर में भी, किशनगढ़ में, मेवाड़ में, सिरोही, पालनपुर, जैसलमेर। मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी को प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियां हैं। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों व शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। मारवाड़ी में करण तथा आपादान कारकों में सू, ऊ तथा संबंध कारक में मैं, माई आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सर्वनामों में मैं के लिए महे, मह आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब है जयपुरी या ढूंढानी। ढूंढानी को जयपुरी भी कहा जाता है। जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी
बोली जाती है। ढूंढाड़ी के साहित्यिक रूप में ब्रजभाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई है। अब है मेवाती। मेवाती भी राजस्थानी हिंदी की बोली है। राजस्थान में जहाँ मेओ जाति निवास करती है उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को मेवाती कहा जाता है। अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र के मेवाती बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई ने अधिकांशतः मेवाती में ही साहित्यिक रचनाएं की है। प्राय इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। अब है मालवी। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है मालवा कहा जाता है। इसमें रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। मालवी में साहित्य का अभाव है। मालवी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि क्षेत्रों में। अब है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। इसकी प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं बिहारी हिंदी की? भोजपुरी। बिहार राज्य के आरा जिले में एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चिंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैज़ाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ आदि जिलों में तथा बिहार के बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, भभुआ आदि जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। संत कवि कबीर, धर्मदास, धरणीदास आदि पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव रहा। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार हैं। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत में बोली जाती है, जैसे बहिनी, आगी आदि। भोजपुरी में रौ का लोप हो जाता है, जैसे लरिका को लइका आदि। अब कौन सी बोली है? मैथिली। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है। दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में तथा नेपाल के 8 जिलों सरलाही, धनुषा, मोहतरी, सप्तरी, रौतहट, मोरंग, सुनसरी तथा सिरहा में मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। विद्यापति, गोविंदास, चंदा झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नागार्जुन यात्री हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महानतम कवि हैं। इन्हें मैथिली में लिखी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब है मगही। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन सी बोली है? और मगही। मगध क्षेत्र की बोली मगही कही जाती है। इसके अंतर्गत गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी और मगही में अत्यधिक समानताएं देखने को मिलती है। पहाड़ी हिंदी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृत से हुआ है। कौन सी प्राकृत से? खस प्राकृत से। और पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले,
शामिल है। इस बोली पर पंजाबी, ब्रज व राजस्थानी तथा कुछ सीमा तक वैशाली का प्रभाव रहा है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। वह कुमाऊनी। कुमाऊं का पुराना नाम कुर्मांचल था। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले शामिल हैं। यहाँ यह भाषा बोली जाती है। कुमाऊनी की 12 उपबोलियाँ हैं, जिसमें खस प्रमुख उपबोली है। नेपाली। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूपों में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी तथा हिंदुस्तानी को शामिल किया जाता है। हिंदी। जिस रूप में आज हिंदी भाषा विकसित है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली की रचना की। उन्होंने अपनी भाषा को हिंदवी कहा। उनके लिखे ये दोहे उनकी भाषा में खड़ी बोली के दर्शन कराते हैं। कौन सा दोहा है? गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुँ देश। खुसरो दरिया प्रेम का, सो उलटी वाकी धार, जो उबरो सो डूब गया, जो डूबा हुआ पार। रैनी पड़ी रसूल की, सो रंग मौला सो के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए, जो धन धन वाके भाग। किसकी है ये? खुसरो की पंक्तियां हैं हिंदवी में। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं थी, लेकिन जनसंपर्क के रूप में हिंदी सशक्त भाषा के रूप में रही। कालांतर में हिंदी का परिनिश्चित रूप देखने को मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि कवियों व साहित्यकारों ने गद्य पद्य रूप में हिंदी में साहित्य रचना करके इसे परिष्कृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश राज में जनसमूह को संबोधित करने में तत्कालीन महान नेताओं जैसे गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती आदि ने हिंदी का प्रयोग किया। धीरे धीरे हिंदी का महत्व बढ़ता गया और वह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हिंदी पर संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आज हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अपना महत्व रखती है। फिजी, मॉरिशस, कनाडा, गुआना, नेपाल आदि देशों में हिंदी के विविध रूप देखने को मिलते हैं। अब है उर्दू। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू का जन्म खड़ी बोली से हुआ है। उर्दू कोई अलग भाषा ना होकर खड़ी बोली से ही विकसित हुई है। यही कारण है कि विद्वान हिंदी व उर्दू को परस्पर बहने मानते हैं। उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बहुलता रहती है तथा यह फारसी लिपि में लिखी जाती है। ब्रिटिश उपनिवेश काल में के पूर्व यह हिंदू व मुस्लिम दोनों की भाषा थी, परंतु ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अंग्रेज़ों ने हिंदू व मुस्लिम दोनों में फूट डालकर उर्दू को मुस्लिमों एवं हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित कर दिया। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक बानो बहार, इसका रचनाकाल 18वीं शताब्दी है। हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश के अनुसार उर्दू शब्द भारत में बाबर के समय में आया, परंतु वास्तव में यह शब्द बाबर के पूर्व ही तुर्कों के साथ उर्दू रूप में इस देश में आ चुका था। उर्दू के प्रारंभिक कवियों इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का उदाहरण देकर रामधारी सिंह दिनकर यह सिद्ध करते हैं कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। उनकी मान्यता है कि दिल्ली और आगरा तो इस्लामी संस्कृति के गढ़ थे और बाहर से आने वाले मुस्लिम इन्हीं केंद्रों पर ठहरते थे, इसलिए यहाँ फारसी के श्रोता मिल जाते थे। उस कारण कवि या तो ब्रज या अवधी का या शुद्ध फारसी में लिखते थे। धीरे धीरे अरबी, फारसी और हिंदी का मिश्रित प्रयोग होने लगा और उर्दू भाषा का जन्म हुआ।
उर्दू का आधार भले ही हिंदी या खड़ी बोली रहा है, परंतु अरबी, फारसी, तुर्की शब्दावली के आधिक्य ने उसे हिंदी से भिन्न जमीन भी प्रदान की है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सदृश नेताओं के प्रयास से यह भाषा शब्दावली की दृष्टि से हिंदी के निकट अवश्य आई, परंतु उससे पहले और बाद में भी इसे कनिष्ठ अरबी, फारसी शब्दावली का प्रयोग बढ़ता रहा। आज यह प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसे अपनी राष्ट्रभाषा घोषित किया हुआ है। भारत के संविधान में इसे स्वतंत्र भारत भाषा का स्थान दिया गया है। अन्य स्तरों पर भी यह भाषा हिंदी की तुलना में कुछ विशिष्टता लिए हुए है, जैसे इसमें नागरिक के स्थान पर फारसी लिपि को स्वीकार किया गया है। उर्दू में क, ख, ग, ज़, फ 5 छवियाँ मिलती है जो हिंदी में नहीं है। इसका प्रयोग केवल उर्दू के जानकार हिंदी भाषी ही करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी उर्दू का विशिष्ट स्थान है। उर्दू के लेखक व शायर कौन कौन से हैं? गालिब, ज़फ़र, साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, राजेंद्र सिंह बेदी, मोहम्मद इकबाल। है दक्षिणी। दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी तथा दक्षिण की भाषा इन दो अर्थों में किया जा सकता है। भारतीय संविधान में दक्षिण पथ शब्द का प्रयोग उनके अनेक स्थानों पर मिलता है। भारत में मुस्लिमों के आने के बाद यह दक्षिण पथ ही दक्षिण कहलाया एवं इस प्रदेश की भाषा दक्षिणी कहलाई। दक्षिणी का प्रयोग बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश तक होता रहा। इस भाषा के लिए दक्षिणी नाम का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में देखने में आता है। दक्षिणी कोई स्वतंत्र भाषा न होकर मूलतः 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली हिंदी है। भारत आने पर सभी मुस्लिमों ने मध्यम भाषा खड़ी बोली को ही स्वीकार किया। मुस्लिमों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने भी इस बोली को स्वीकार किया और इस प्रकार दक्षिण में दक्षिणी प्रचलित हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार गासा दत्तासी दक्षिणी को हिंदी का ही एक अन्य नाम स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार दक्षिण में प्रयुक्त हिंदू मुसलमानों की मिश्रित भाषा ही दक्षिणी है। क्या कहते हैं गासा दत्तासी कि दक्षिण में प्रयुक्त हिंदू मुसलमान की मिश्रित भाषा ही दक्षिणी है। ग्रियर्सन भी दक्षिणी को हिंदुस्तानी का ही रूप मानते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण में मुस्लिम करते हैं। अब है सुनीति कुमार चटर्जी। इसे हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा स्वीकार करते हैं। रामविलास शर्मा दक्षिणी को खड़ी बोली का ही एक विशिष्ट रूप मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे प्राचीन खड़ी बोली मानते हैं। मलिक मोहम्मद भी डॉक्टर तिवारी के मत से सहमत है। दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणी, मेवाती, पंजाबी तथा कुछ अवधि के भी रूप पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि दक्षिणी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित है, वरना इन सभी बोलियों का विकास एक साथ हुआ। दक्षिणी भाषा में गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई है। 15वीं से 18वीं सदी में दक्षिणी को बहमनी वंश तथा अन्य राजाओं का आश्रय प्राप्त होने के कारण इस भाषा में साहित्य लेखन को काफ़ी बल मिला। दक्षिणी का प्रारंभिक साहित्यकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज को माना जाता है। किसको माना जाता है प्रारंभिक साहित्यकार दक्षिणी का? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इनकी रचना मिराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य का प्रथम उदाहरण है। दक्षिणी के प्रमुख साहित्यकार शाह मिराजी, सैयद मोहम्मद हुसैनी, गुलाम अली निज़ामी, शाह बरहानुद्दीन, अब्दुल्ला बेलूरी, शेख अशरफ, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह। दक्षिणी दक्षिण की भाषा होने के कारण दक्षिणी कहलाई। इसकी लिपि उर्दू के समान फारसी लिपि है। इसे गुजरी भी कहते हैं क्योंकि दक्षिणी का गुजरात में प्रयुक्त होने वाला रूप गुजरी भी कहा जाता है। इसमें अरबी फारसी के अतिरिक्त गुजराती शब्द भी मिलते हैं। दक्षिणी की विशेषताएं। दक्षिणी भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी में मिलते हैं।
खड़ी बोली के सभी व्यंजनों का प्रयोग भी इस भाषा में मिलता है। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर नौ का प्रयोग होता है। जैसे चांदनी को क्या कहेंगे? चाननी। कर्ता के परसर्ग ने और नई हैं। कर्म कारक में परसर्ग कु और कु हैं। करण में ते, थे हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में क्या कहेंगे? ये यंज, हमन, मेरे, कु, हमारे, पो। और मध्य पुरुष में क्या कहेंगे? तुम्हें, अपे। अन्य पुरुष में उनन। संज्ञावाचक सर्वनाम में है, आठ। आठ को क्या कहेंगे? आठ। 19 क्या कहेंगे? 19 को 19 संख्यावाचक में। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में की को क्या के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या के लिए क्या प्रयोग करेंगे? की। क्रिया रूप वर्तमान है के लिए अच्छू, अच्छी, अच्छे। भूतकाल था के लिए थया, अथा, अथे। भविष्य के लिए चलस्यु, चलमु, चलामी। अवयव के लिए यहाँ, वहाँ, कहाँ, तहाँ, चौधिर, इधर, उधर। अब है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग एक शैली के लिए होता रहा है। 17वीं शताब्दी में इस रूप में हिंदुस्तानी का पहला प्रयोग स्वामी प्राणनाथ में मिलता है। यूरोपीय यात्री, ईसाई पादरी और अंग्रेज कालीन सरकारी कर्मचारी हिंदी से अधिक हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग करते हैं। 1800 ईस्वी तक यही स्थिति स्वीकार्य रही। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और वहां हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने इसे ग्रामीण हिंदी तथा उर्दू दो रूपों में ग्रहण किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू पढ़ाई जाती थी। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखे गए सभी हिंदुस्तानी कोश उर्दू के ही कोश है। हेनरी यूल तथा बर्गेल कृत प्रसिद्ध कोश हॉब्सन जॉब्सन में भी हिंदुस्तानी जबान को उर्दू ही कहा गया है। 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली हिंदुस्तान में व्यापार के लिए आए तो उन्होंने देश की भाषा, देश के नाम हिंदुस्तान के आधार पर हिंदुस्तानी रखा। अंग्रेजों ने इसे ही हिंदुस्तानी रूप में ग्रहण किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इसका प्रयोग किया है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे 15वीं शताब्दी से पहले का स्वीकार करते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में भी हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन सी आत्मकथा है बाबर की? तुजुके बाबरी। हिंदुस्तानी के सबसे प्रबल समर्थक एवं प्रचारक महात्मा गांधी की मान्यता थी कि हिंदुस्तानी वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। वर्ष 1935 में महात्मा गांधी ने इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर हिंदी को देश के नाना वर्णों और समुदायों को जोड़ने वाली अर्थात एकता की भाषा कहकर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। गांधी जी ने अपने भाषणों, पत्र व्यवहार तथा लेखन में सर्वत्र इसी भाषा का प्रयोग किया। इसके प्रचार प्रसार हेतु 1938 ईस्वी में सैयद मोहम्मद ताराचंद, भगवान दास, जाकिर हुसैन, सैयद सुलेमान प्रदवी आदि विद्वानों ने भी हिंदुस्तानी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया। कांग्रेस का समस्त कार्य हिंदुस्तानी में ही होता था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी है। आज की क्लास में हमने पढ़ा हिंदी के बोलियां तथा उपभाषाएं, हिंदी के विविध रूप और हिंदी का भौगोलिक विस्तार। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।